हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग 5 सब्जेक्ट पर लगातार, है ना, ये तीसरा लेक्चर है मेरा। और प्रैक्टिस करते रहेंगे। 1 महीना में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कई प्रश्नों के, है ना, हल पता हैं। और कई प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं, है ना, 5 सब्जेक्ट से। तो ये फ़ायदा आपको होने वाला है। और जो पढ़ चुके हैं पहले से वो टेस्ट की तरह ले इसको, है ना, टेस्ट दे, कितना आता है उनको, है ना, अपने आप को चेक कर लीजिए। और जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनको नए नए प्रश्न मिलते जाएंगे, तो वो लोग याद करते जाएं और हो सके तो लिख कर रख लें, है ना। और पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ अपना, है ना, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पीडीएफ में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। इसमें क्या हो गया है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, जहाँ से मैं शुरू करूँगा वो लास्ट पेज पर है। और लास्ट पेज से मैं जाते जाते, है ना, इधर आ जाऊँगा, ठीक है, मतलब सामने तरफ आऊँगा। तो आपको पहले पेज में सबसे लास्ट वाला मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या है, असुविधा ना हो इसलिए मैंने बता दिया है। और बाकी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो, है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मैं अपने हर वीडियो का जो है पीडीएफ देता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देता हूँ। और वहाँ से आप लोग लिंक को टच करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, है ना। आज का पहला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, जिसके द्वारा पेट और शरीर के अंदर के जो आंतरिक अंग होते हैं उसके, है ना, उनके बारे में ज्ञात किया जाता है कि कैसा है ना, किस हालत में है। तो ये सब ज्ञात किया जाता है। तो आपको पता होगा इस तकनीक के बारे में, ठीक है। तो उसी तकनीक के बारे में पूछ रहा है कि ये जो इंडोस्कोपी है ये जो है किस पर आधारित है ना, किस घटना पर आधारित है, ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। और जिन बच्चों को पता होगा वो लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इसको दोस्तों, है ना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये जो है परिघटना पर, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना बोले चाहे परिघटना बोले, है ना, शब्दों के फेर में मत पड़िएगा, बात वही बोल रहे हैं वो, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये जो है इसका आधार होता है इंडोस्कोपी का, है ना, या मैं बोलूँ तो इंडोस्कोपी इसी घटना पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा दोस्तों, है ना। आईएएस तक में आया हुआ प्रश्न है ये। और मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो तरल से भरे हुए बीकर को आप कभी देखेंगे, है ना, आपने देखा होगा जरूर। तो उसका तल जो है दोस्तों कुछ ऊपर उठा हुआ, कुछ ऊपर उठा हुआ। इसी प्रकार से तालाब में भी प्रश्न बनता है कि तालाब का जो तल है कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ना, ऐसा प्रश्न बनता है दोस्तों। और चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ। अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन। तो भाई आप बताइए दोस्तों, आपको अगर पता होगा तो बताने का पहले प्रयास किया करें अपने से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका उत्तर है अपवर्तन। जब भी जैसे ये उठा हुआ, है ना, बात होती है ना कि जो है तल जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, जो है तालाब का जो तल है उठा हुआ प्रतीत होता है। और या बोले आपको कि बीकर का तल उठा हुआ प्रतीत होता है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं अपवर्तन। और कभी कभी सिक्के के बारे में बोलता है कि अगर आपका सिक्का तालाब में गिर गया है ना, किसी स्वच्छ तालाब में, और क्या हो रहा है कि दिखाई दे रहा है ना, तो आपको दिखाई देगा कि उसका जो है जितनी गहराई पर है उससे कुछ कम गहराई पर दिखाई दे रहा है ना। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी अपवर्तन ही है दोस्तों, है ना। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं टोटल इंटरनल, है ना, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन बोला मैंने। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे प्रश्न बहुत बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ही प्रश्न से 2-4 प्रश्न इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप क्या है एक प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न हल हो जाए, है ना। क्या है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि एक प्रकार के प्रश्न से आप बहुत सारे प्रश्न है ना, एक ही क्या है, एक ही प्रकार है सभी का, है ना। तो एक प्रश्न से आपके सभी प्रश्न सॉल्व होने चाहिए ना।
ठीक है, यही तो फायदा है ना। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और बढ़िया प्रश्न आगे है आपके सामने। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो अरे यार, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, सूर्य के प्रकाश का बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ से के जगह के लिख देता ना तो बढ़िया हो जाता। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, आंतरिक परावर्तन। एक्चुअली ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब भी जो है कोई प्रकाश जो है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अब सघन का मतलब क्या है, उसके अणु पास पास होंगे, उस माध्यम के अणु पास पास होंगे, ज़्यादा पास पास, है ना। तो उससे कम पास पास वाले अणु वाले किसी माध्यम में जाता है, तब ये घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों, है ना। तब इस घटना के होने की ज़्यादा संभावना होती है, और मतलब तभी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, और तभी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि भाई कौन सा जो है ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु तो यार विरल माध्यम है, कांच जो है सघन माध्यम है ना। कांच को जानते हैं आप लोग कि कांच बिल्कुल एक ठोस पदार्थ है, उसमें अणु जो है पास पास में होंगे, जबकि वायु में तो अणु कितने दूर दूर होंगे, है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है। वायु से जल में जाए तब भी जल तो है, फिर भी जल क्या है, सघन माध्यम हो जाएगा। देखिए कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए, अब देखिए कांच जो है सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो हाँ यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसा समझाना पड़ता है दोस्तों, है ना, तभी समझ में आ पाएगा। डायरेक्ट टिक लगाकर मैं चले जाऊंगा ना तो आपको रटना हो जाएगा, है ना। और रटना है तो फिर तो यार, है ना, अपने पास गाइड होनी चाहिए और रटते जाओ, है ना। और जो रटा हुआ है दोस्तों याद नहीं रहता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो चटका हुआ कांच, ये फिर से गलत लिख दिया है, यहाँ पर चमकीला लिखा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। चटका हुआ कांच जो है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ इधर। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। तो बताइए दोस्तों किस कारण से चमकीला प्रतीत होता है, और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो कांच को तो आपको पता ही है कि कांच थोड़ा सा चमकीला है, अगर कांच जो है चिकना है ना कोई पदार्थ, और अगर प्रकाश के सामने आप ला दोगे उसको तो वो चमकने लगता है। तो ये तो घटना परावर्तन के कारण होती है, तो ये इसी कारण से बच्चे परावर्तन में लगा देंगे, लेकिन इसमें प्रश्न कुछ अलग हुआ है ना, प्रश्न कुछ अलग है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भाई चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसी कारण तो बच्चे फंसते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ये देखिए बढ़िया ऑप्शन है, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। इंद्रधनुष तब बनता है दोस्तों जब अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, खोज लीजिए। और मुझको तो तुरंत दिखाई दे दिया है ना। तो तुरंत बनाना चाहूँ अगर मैं तो तुरंत बना सकता हूँ, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। वायुमंडल की जो है ना, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर, देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोले चाहे आंतरिक परिवर्तन बोले एक ही बात है ना, होने पर, तो यही चीज़ है। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और अपवर्तन होता है ना, तब ये घटना होती है। तो दोस्तों कभी कभी ना सिर्फ परावर्तन भी दे देता है ना, अपवर्तन और परावर्तन द्वारा होता है करके, है ना। इंद्रधनुष का निर्माण, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन में नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, तब तो परावर्तन ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है एक परावर्तन ही तो है ना, एक विशेष प्रकार का परावर्तन है। तो इसलिए वहाँ पर आपको उसको टिक करना पड़ जाता है। तो यही बात तो है जो हमको टीचर्स को सिखानी है ना, यही बात तो आपको सीखनी है, और है ना। तो चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना, बच्चों को यही लग रहा होगा कि थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों है ना, थोड़ा सा जल्दी सबको चाहिए भी होता है, थोड़ा सा जल्दी, है ना। तो इसलिए मैं जल्दी करूँगा और बहुत जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को साथ में लेकर चलूँ, है ना। सबका क्या है, एक जैसा जो है व्यवहार नहीं होता, ना ही एक जैसा सीखने की प्रवृत्ति होती है। कोई थोड़ा धीरे से सीखना चाहता है ना, कोई स्पीड में चलना चाहता है।
तो अगर अगर किसी को मेरा वीडियो स्लो लगता है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है उनसे कि यूट्यूब की सुविधा का प्रयोग करें और स्पीड करके देख लें मेरा वीडियो, है ना, तो उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। और अगला प्रश्न तो बिल्कुल हलवा प्रश्न दे दिया है। और देखिए आरआरबी में आया हुआ था 2003 में, इंद्रधनुष कितने रंग, है ना, कितने रंग दिखाता है। अच्छा हाँ ठीक है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। तो इंद्रधनुष दोस्तों 7 रंग दिखाता है, सबको पता है। तो इसमें ना बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल टिक कर दीजिए। लेकिन इतना आसान प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, सोचिए, है ना। तो ये ऐसा प्रश्न तो सभी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रकाशीय फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसी को, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये लीजिए, आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले प्रश्न की पूरी भरमार हो चुकी है ना। तो जो प्रकाशीय फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो बहुत बड़ा सिस्टम होता है दोस्तों, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए बहुत बार पूछा जाता है। और ये किस पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसलिए बता देता हूँ कि कभी कभी इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है ना, और अगर इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से, अरे यार यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रही है मुझको, है ना, माध्य नहीं है वो माध्यम है। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए माध्य को मैं बोल रहा हूँ कि माध्यम लिखा हुआ है, वो माध्यम लिख देता हूँ मैं, वो माध्यम लिखा हुआ है। ठीक है, माध्यम। तो देखिए पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, संबंधित माध्य युग्म के, अच्छा मैं भी माध्य पढ़ रहा हूँ यार, माध्यम है वो, है ना। तो संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है, क्या करती है ना। तो जब भी देखिए क्या होता है, क्रांतिक कोण जो है, आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से जब अधिक होता है और सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है प्रकाश किरण, है ना। अगर दो माध्यम युग्म में, है ना, दो माध्यमों का युग्म होगा तभी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, थोड़ा सा जो है वाक्य को बड़ा कर देता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होने लगती है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो बस वही बात है, और इसमें पूछा वही जा रहा है ना कि भाई ये जो है आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो गया है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसी का नाम देखिए चेंज करके दे रखा है आपके सामने बी। ठीक है, और समग्र आंतरिक परावर्तन भी उसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं देखिए माध्यम को जानबूझकर ना थोड़ा सा इधर लिखा हूँ, क्योंकि अगर सीधा सीधा लिखता ना तो क्या है, उसके ऑप्शन जो है क्या हो जाते हैं दोस्तों, उसके ऑप्शन जो है छिप जाते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने माध्यम ही लिखा था। अच्छा चलते हैं 46वें में, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार तो कर लेंगे लेकिन उत्तर बताइएगा। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, दृष्टि का दोष जो दीर्घ दृष्टि बोल रहे हैं ना, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहा है ये। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। इधर लिख देता हूँ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतः नहीं देख सकता है ना। दूरस्थ वस्तु का इसको लिखना चाहिए यार, इसको यार, स्पष्टतया नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति निकट क्या लिखा है, हाँ, निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है ना। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। तो दूरदृष्टि, नाम तो दूरदृष्टि है इसका, है ना, और जानबूझकर आपको घुमाने के लिए दूरदृष्टि भी नहीं लिखा है उसने लिख दिया दीर्घ दृष्टि। लेकिन वो पूछ वही रहा है कि दूरदृष्टि दोष के बारे में ही पूछ रहा है ना, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है
इसमें जो है कोई व्यक्ति जो है निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए दो दो का अगर आप लोग देखेंगे ना तो इसमें उत्तर में जो है दो दो का जोड़ा दिया हुआ है। एनडीए में आया हुआ था 2012 में, तो दो दो का जोड़ा दिया है, इसका मतलब दो तो बिल्कुल राइट होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, तो निकट की वस्तु जो है दूर है ना, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि आँख का जो निकट बिंदु है, आँख का जो निकट बिंदु है दोस्तों, समान स्थिति से दूर हट गया होगा ना, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है निकट का, है ना। तो यही तो बात है, ऐसे ही तो समझना होता है। और 46 का क्या हो गया, डी हो गया। तो 46 का डी लगा देते हैं ऑप्शन, जिसमें 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। और आपसे पूछा भी गया है कौन से सही हैं, कभी कभी पूछ लेता है कौन से सही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आप लोग गोला लगा कर रखिएगा। इसमें बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं बोलूँगा मैं, धोखा खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा डी हो गया। अच्छा यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको सीधे बताता हूँ। यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है दोस्तों ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ना। और चलें आगे। तो आज का ये जो है लास्ट प्रश्न है फिजिक्स का, 10 प्रश्न 11 प्रश्न थे आज, है ना। और किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। अच्छा ये तो बच्चे को पता होगा दोस्तों, है ना, और पिछले वीडियो में भी आ गया था शायद ये। तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो निसंदेह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन को, चलिए बताइए प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अच्छा चले आगे। तो ये लास्ट पेज था जिसको हम लोगों ने पहले देखा, है ना। मैंने बताया ना आपको पीडीएफ दरअसल टेक्निकल इशू हो गया, और हुआ क्या कि जो मैं फर्स्ट पढ़ाना चाह रहा था वो लास्ट में आ गया है। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं भूगोल के बारे में, ठीक है दोस्तों। पिछले बार भूगोल में हम लोगों ने देखा था भाई पर्वत के बारे में, भारत के पर्वत, और उसको अच्छे से और डिटेल से देखेंगे, है ना। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं हर बार अलग अलग लेकर आऊँगा ताकि आपके सामने टेस्ट जो है थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए, है ना। अचानक ऐसा लगे कि सच में टेस्ट दे रहे हैं ना, और आपने कितना पढ़ा है आपको सच में पता चल पाए। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए नया नया प्रश्न, है ना, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ये देखिए क्या नियत रहता है, नियत रहता है क्या दोस्तों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए, तो ऐसे ऑप्शन देकर वो बिल्कुल ना फंसा देता है। अब जो डिटेल नहीं पढ़ा होगा वो कैसे जानेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब अधिकतम तब होता है जब निकट होता है। अब सोचिए, आपको अगर गेस करना चाहेंगे तो आप गेस ये करेंगे कि दूर दूर रहता होगा तो जरूर जल्दी जल्दी चलता होगा, ऐसा, है ना। लेकिन इसीलिए गेस करने वालों का गलत हो जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जब सूर्य के समीप होता है ग्रह ना, तो जो है उसका जो है ग्रह का वेग, है ना, ग्रह का जो है वेग अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा चलते हैं आगे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज। देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा ये प्रश्न कभी नहीं आया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग पेपरों में, है ना। और हमारे यहाँ भले अभी नहीं, अब है ना, कभी भी पूछ सकते हैं ना, प्रश्न है, प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए ये बंगाल के पीएससी में आया हुआ है ना, और जो जब लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पीएससी में उस समय आया था तब तो बहुत कठिन लगा था, अब आसान हो गया है ये प्रश्न, है ना। क्योंकि बार बार आते आते प्रश्नों में कभी रेलवे में आ जाता है, कभी एसएससी में आ जाता है, तो ऐसे में क्या है ये आसान हो गया है प्रश्न। तो चलिए बताइए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में दोस्तों 89 तारामंडल हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा जो अगला प्रश्न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। एक ग्रह है ना,
उस ग्रह में निक्स ओलंपिया और कोलंबस, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है और किस ग्रह पर स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो ऊंचाई है ना निक्स ओलंपिया की, ये जो है हमारे हिमालय से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। अगर आपसे पूछ ले कभी इसकी ऊंचाई ना, तो आप बताएंगे कि हिमालय से 3 गुना ऊंचा है। और किस ग्रह पर है ऐसा पूछा जाए तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये मंगल के है ना, मंगल ग्रह पर है। नाम क्या है, निक्स ओलंपिया बस दे सकते हैं कभी कभी। और देखिए पूरा नाम भी लिख दिया है इस बार, निक्स ओलंपिया कोलंबस। ठीक है, तो ये पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है और मंगल में है, अपने मंगल ग्रह में। अच्छा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तब तो लेकिन सबसे पहले मैं तो आपको समझा दूं कि पार्थिव ग्रह क्या है ना। अच्छा, मैंने आपके लिए चित्र भी लाया हुआ है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, है ना। हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बस यहीं पर जीवन पाया जाता है। तो जो ये सी है, सी बोलता हूँ, तीसरे नंबर का जो है ये अपना पृथ्वी है। और इधर जो 4 हैं, है ना, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और इधर जो हैं उनको बोलते हैं बृहस्पति सदृश ग्रह, है ना। बृहस्पति के है ना साथी हैं सभी इधर वाले, तो बृहस्पति सदृश ग्रह बोलते हैं या बाहरी ग्रह बोलते हैं, है ना। तो इधर वालों को क्या बोलते हैं, पृथ्वी वालों को, है ना, पृथ्वी तरफ वालों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों, ये जो मंगल है, पृथ्वी के बाद इधर मंगल है, आपको पता होगा, है ना। और मंगल के बाद आपका ये जो है बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लाइन खींच देता हूँ मैं। अच्छा, बीच में नहीं खींचा रहा है ये, चलिए समझ जाइए कि बीच में है। और ये बीच में जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं, है ना। और यही जो है आंतरिक और बाहरी ग्रह को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, समझिए आप, है ना। तो ये बात है। अच्छा, अब ये चित्र में मैं आ ही गया हूँ तो मैं आपको बता दूं कि सबसे नज़दीक आपको कौन दिखाई दे रहा है, शुक्र दिखाई दे रहा है ना। ये जो है शुक्र है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह इसी को माना जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसी को कहा जाता है, जुड़वा बहन भी इसी को, है ना, इसी को कहा जाता है। और शुक्र को ही सुंदरता की देवी कहा जाता है। और बताइए मुझको कि कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ है ना, कहाँ सूर्य जो शुक्र है उसकी पूजा सुंदरता की देवी के रूप में होती है। अच्छा, जो इसके सबसे नज़दीक है सूर्य के, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बुध है दोस्तों, है ना। जो सबसे नज़दीक आपको दिखाई दे रहा है ना, वो जो है बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है ये, है ना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। बुध सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मंगल और जो है क्या बोलते हैं, मंगल और पृथ्वी, ठीक है, इनके पास अपना उपग्रह होता है। मंगल और पृथ्वी के पास अपना उपग्रह होता है। ठीक है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, आपको पता है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है ना, मतलब चंद्रमा है। और इसके पास सब जो है मंगल के पास भी 2 उपग्रह हैं। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किन 2 के पास नहीं है, तो आप बताएंगे बुध और शुक्र के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि देखिए पृथ्वी के सामने जो 2 है ना, उनके पास नहीं है, ऐसा आप लोग याद रखिए उपग्रह, बाकी सबके पास है। और अभी तो आपको पता होगा कि शनि के पास सबसे ज़्यादा हो गए हैं। बीच में खोज हुई थी तो शनि के और बहुत सारे मिल गए थे, है ना, आपके उपग्रह, इसलिए शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है अगर आपसे, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों टाइटन है। रुक जाइए, मैं आपको ना लिख के दिखाता हूँ, वहीं पर आ जाइए इधर। तो टाइटन है, टाइटन की घड़ी भी आती है, आपको पता होगा, टाइटन। ठीक है दोस्तों, और ये टाइटन इतना बड़ा ग्रह है, मतलब उपग्रह है, शनि का उपग्रह है ये, और है ना। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इतना बड़ा उपग्रह है कि बुध के बराबर है ये, है ना, बुध के बराबर होता है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा। और बृहस्पति का तो एक उपग्रह इतना बड़ा है कि बुध से भी बड़ा है, जिसको ज्ञानीमीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्ञानीमीड बोलते हैं। और ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड। अच्छा, ज्ञानीमीड लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो ज्ञानीमीड। ठीक है। और
और कुछ बताने योग्य, हाँ और बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है। आज ख़त्म ही कर देता हूँ इसको, है ना। जितना प्रश्न बनता है सौरमंडल से उतना बता ही देते हैं ना आज। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, कौन से प्रश्न में आए थे हम लोग, 13वें प्रश्न में आए थे। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या मैंने बताई आपको कितनी है, 4 है ना। इन्हीं को अगर आंतरिक ग्रहों की संख्या भी पूछ लेता ना, है ना, तो इन्हीं के बारे में पूछ रहा था, 4 होती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह में नहीं आता है, तो वो तो इधर कौन कौन से थे दोस्तों, है ना। इधर जो है बुध था, शुक्र था, और क्या था, मंगल भी था, पृथ्वी भी था, लेकिन शनि नहीं था, ठीक है। आंतरिक ग्रहों में शनि नहीं था, ये बृहस्पति की तरफ था, है ना। तो पृथ्वी तरफ वाले, है ना, उनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, और बृहस्पति तरफ वालों को, है ना, तरफ वालों को क्या बोलते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रह बोलते हैं, है ना, हिंदी में। और अगर बाह्य ग्रह पूछे ना, है ना, बाह्य ग्रह भी बोले तब भी उन्हीं को पूछ रहा है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और ये देखिए अगला प्रश्न 15वां जो है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या 4 है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में अब जो है सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। एक जो ग्रह था यम, उसको हटा दिया गया है ना, ग्रहों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। और बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो चेक कर लीजिए इधर कौन था, इधर मंगल था, तो हो गया काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बनता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। बाकी सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो है दोस्तों, अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, तो सूर्य स्वयं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, है ना, जो सूर्य जो है स्वयं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है दोस्तों, वामावर्त बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। और मैं अगर बताऊं आपको एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं सभी ग्रह, है ना, 2 को छोड़कर। और स्वयं सूर्य भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य के बारे में अगर पूछ लिया कि सूर्य घूमता है, तो आप बताएंगे हाँ सूर्य घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और अपनी धुरी के बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना, अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है। ऐसा नहीं, परिक्रमा के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं अपनी धुरी के बारे में बता रहा हूँ। है ना, ग्रह जो है अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो है ग्रह जो है अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, है ना। सूर्य की तो परिक्रमा कर ही रहे हैं, ठीक है, सूर्य का तो चक्कर लगा ही रहे हैं, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं अधिकतर जो ग्रह हैं, सिर्फ 2 नहीं घूमते हैं, है ना, वो लोग पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और ऐसे उल्टे लोग कौन कौन हैं भाई, बताइए, तो आपको पता भी होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो शुक्र है दोस्तों और अरुण है ना, ये जो हैं, ये दोनों जो हैं, यही लोग क्या करते हैं, यही लोग उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और सूर्य से भी उल्टे घूमते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है अपनी धुरी पर, है ना, अपने अक्ष पर बोलो, चाहे अपने धुरी पर बोलो, है ना, या अपने एक्सिस के अलाउंग बोलो, है ना, बात एक ही है। तो समझ गए दोस्तों। मेरा दरअसल टाइम ज़्यादा लेने का उद्देश्य यही होता है ना, कि मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस सेट है, इसका मतलब ये नहीं कि टिक लगा दिया चल दिया, वैसे तो गाइड में भी मिल जाएगा आपको, है ना। समझाने वाला चाहिए, टीचर का मतलब ये है कि आपको समझाए, है ना, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगर मैं एक बार बोल के निकल जाऊंगा तो याद कैसे रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलें दोस्तों आगे। तो 18वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, और ये प्रश्न जो है आरआरबी में बहुत बार पूछा गया था बीच में। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सौरमंडल का जन्मदाता। तो सिंपल सी बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, है ना, लेकिन होता सूर्य है ना, क्योंकि सूर्य ही जो है मेन सोर्स है, तो सूर्य को ही जन्मदाता माना जाता है ना, सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, तो इंपॉर्टेंट लग रहा है नहीं दोस्तों प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में अभिनव जो तारा है, यही जो है
क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इतना झुका हुआ है। और क्या बताया जाए, हाँ, लगभग 365 दिनों में अपना पूरा कर लेता है चक्कर, सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है 365 दिन और 6 घंटे में। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी में घूमता है ना। लगभग 24 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कम समय लगता है ना, कुछ कम समय लगता है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट लगता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, और लाल ग्रह किसको बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं दोस्तों मंगल ग्रह को। यह प्रश्न भी बनता है। आज मैं ख़त्म करने के मूड में हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कुछ कुछ बातें। और लाना होगा कुछ प्रश्न इससे संबंधित तो ले आऊँगा। वैसे आज आपको कुछ कुछ बता ही देता हूँ। जो अरुण होता है दोस्तों, अरुण को दोस्तों क्या बोलते हैं? हरा ग्रह बोलते हैं, है ना, हरा ग्रह बोलते हैं। या वरुण और जो अरुण है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? हरा ग्रह बोलते हैं, है ना, हरा ग्रह। अच्छा, याद, और एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, शुक्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 97% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ताप का, है ना, ताप के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। 97% यहाँ पर CO2 पाया जाता है ना। 97% क्या पाया जाता है दोस्तों? CO2 पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा प्रश्न, है ना, प्रश्न पेपर को, और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा। ठीक है। और 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये थे अपने आइंस्टीन थे। क्या बताइए? तो जिनको नहीं पता होगा वो निश्चित रूप से आइंस्टीन ही लगाएगा, है ना, क्योंकि आइंस्टीन बहुत फेमस जो है वैज्ञानिक हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, आइंस्टीन नहीं लगाएगा तो न्यूटन लगा देगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोपरनिकस। ठीक है, चलिए, हमारा आज का 2 सेशन ख़त्म हो चुका है। एक आपका फिजिक्स वाला और एक आपका जो है कौन सा, एक भूगोल, है ना। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट संविधान पर लेकर चलूँ। और संविधान के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आज संविधान को हम लोग जो टॉपिक हम लोग चला रहे थे, है ना, संविधान की स्रोत, उस टॉपिक को आज खलास करते हैं, है ना। ज़्यादा दिन तक नहीं घुमाते हैं और आपको अच्छा लगेगा। इसके मैंने आज ज़्यादा प्रश्न ले लिए हैं थोड़े से, क्योंकि आज ख़त्म करना है संविधान का स्रोत, है ना, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है थोड़ा सा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, चलिए चलते हैं। 26वां, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, मतलब पिछले वीडियो में, कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? USA से, है ना। सर्वोच्च न्यायालय, निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था USA से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है वो भी USA से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बता ही देता हूँ कि अमेरिका से या USA से या संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो पहला तो एक ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद आपको क्या बताऊंगा मैं कुछ, उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे बाकी रहेंगे, बहुत सारे नहीं, कुछ ही बाकी रहेंगे, तो उनको भी मैं याद कराऊंगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो पहले मैं उन्हीं को बता दूं क्या जो बिना ट्रिक के याद रखना है? अच्छा, उन्हीं को बता देता हूं। जैसे लिखित संविधान जो होता है ना, तो हमारा संविधान लिखित संविधान है। तो ये जो पहली बार लिखित संविधान कहाँ आया था दोस्तों? पहली बार जो लिखित संविधान था ये अमेरिका में था, है ना, और अमेरिका से हम लोगों ने लिया लिखित संविधान। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो लिया हमने यहीं से लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। और जो क्या बोलते हैं, हाँ, और जो दोस्तों वो होता है स्थानीय स्वशासन, पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह, यहीं से हम लोगों ने लिया है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो अच्छा, एक प्रश्न उसमें बनता है, क्या बोलते हैं, आपके
इतिहास में बनता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है भारत में? कौन है दोस्तों, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, स्थानीय स्वशासन के जनक हमारे भारत में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे दोस्तों, है ना। उनको माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। तो 2-3 बार बोल देता हूँ तो आपको याद हो ही जाता होगा, है ना। तो याद कराना मेरा क्या है दोस्तों, टीचर का एक वो काम है ना। याद ना करा पाए तो फिर कोई काम का नहीं है ना। वैसे भी आप पेपर में भूल जाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको जो बिना ट्रिक के याद रखना था वो चीज़ पहले बताई। अब चलिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, जो है अमेरिका की, और याद रखिएगा। तो अधिकतर जो है दोस्तों अमेरिका क्या करता है, सबके मन को दुखाता है ना। अधिकतर सबके मन को दुखाता है। तो हम लोग बोलेंगे मौन सराउ है ये। क्या है ये? मौन सराउ है। मौन सराउ है ये। रा अच्छा और ऊ। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। मौ से होता है दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका से मैं पहले ही बता चुका हूँ। ना से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन भी लिखते हैं इसको, है ना। अच्छा पूरा लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बोल ही दिया है आपके लिए। अच्छा तो और साथ से क्या हो गया, संविधान की सर्वोच्चता यहीं से ली गई है ना। कि सबसे सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा। और जो है संविधान का संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और चलते हैं आगे। राष्ट्रपति का जो पद है वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से ही लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का भी पद वहीं से लिया गया है। तो राष्ट्र से क्या हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका पद भी अमेरिका से लिया गया है। तो इस ट्रिक को लिख लीजिएगा और आपका अब ख़त्म हो चुका है ये जो अमेरिका वाला भाग है। चलिए आगे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो प्रश्न को घुमाया है, सिर्फ सर्वप्रथम लगा दिया है, किस देश ने अपनाया। हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? हमने कनाडा से लिया है। तो पूछना वो वही जा रहा है कि हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। हमने कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली है। मैंने कल ही बताया था, कनाडा का ट्रिक बताया था, उसमें बताया था, है ना। अवसर, और अ से हुआ था अवशिष्ट शक्तियाँ, सा से हुआ था संघीय शासन प्रणाली, है ना। तो संघीय शासन प्रणाली बोले चाहे संघात्मक शासन बोले, है ना, बात एक ही है। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और चलिए दोस्तों आगे, एक बार समझने की देरी होती है, फिर मैं फटाफट टिक करते निकल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें समझा चुका हूँ। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो इंग्लैंड से प्रभावित है, पहले ही बता दिया है ना। ट्रिक भी बता दिया इसका तो मैंने। चलिए आगे चलते हैं। 29वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी दोस्तों? फ्रांस की क्रांति लिख दिया है, लेकिन लिया कहाँ से हमने? फ्रांस से लिया है ना। तो बस फ्रांस की क्रांति लिखे चाहे फ्रांस का संविधान लिखे, है ना, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और वास्तव में आपको वो फंसाने के लिए ही दिया हुआ है ना। तो फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, है ना, उसी को भाईचारा बोलते हैं, भाईचारे की अवधारणा। और एक और चीज़ लिया है फ्रांस से, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक राज्य की अवधारणा, है ना। चाहे आपको गणतंत्रात्मक बोले चाहे लोकतंत्रात्मक राज्य, है ना, की अवधारणा बोले, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। बस यही 2 चीज़ें याद रखनी है फ्रांस में, बाकी खेल खत्म। और 75% तो आपको मैंने बताया था कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है ना, 1935 के। चलिए 30वां देखते हैं, भारतीय संविधान की। ये देखिए नया प्रश्न आ गया आपके लिए, और अगर पढ़ा होगा आपने तो आपके लिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो पढ़िए दोस्तों प्रश्न को। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, या किस देश के संविधान से प्रभावित है?
तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, तो संविधान में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, आपको पता होगा, संशोधन होते रहता है संविधान में, बहुत बार संशोधन किए गए हैं। तो संशोधन जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है ना, किस देश के संविधान से प्रभावित है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका जो है, एक यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट यही ली गई है ना, अगर आपको यहाँ से याद रखना है तो सिर्फ यही याद रखना है कि संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। तो संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, बस इतना याद रखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से। अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31वां, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था, फिर से वही प्रश्न, देखिए संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है पूछ रहा, अच्छा नहीं है बोल दिया ना, नहीं है, हाँ तो इसका उत्तर डी है दोस्तों, है ना, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से मैंने बताया ना आपको कि सिर्फ संवैधानिक, है ना, सिर्फ संवैधानिक संशोधन जो होता है वो जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान की संशोधन प्रक्रिया बस, है ना। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है ना, समान है लगभग, तो यहीं से है ना, चाहे कनाडा बोले चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका बोले एक ही बात है, दोनों से अपनाई गई है, समझिए एक प्रकार से, है ना, एक प्रकार से ऐसा समझिए कि दोनों से अपनाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का भी सेम है, इस बात को आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, है ना, और लेकिन प्रश्न वाला जानता था और इसीलिए अचानक प्रश्न दे दिया, है ना, तो फंस गए बहुत सारे बच्चे। लेकिन अब आप लोग नहीं फंसेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, एक और देश हमारे सामने आ गया है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सामने आ ही गया है तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक है। जो समवर्ती सूची होता है ना वो यहीं से लिया गया है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में आपका क्या क्या आता है वो भी पूछा जाता है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा आता है, माप तौल आता है ना, और क्या आता है दोस्तों, परिवार नियोजन आता है। तो ये सब बातें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और उस टॉपिक पर जब मैं आऊँगा सूची वाले टॉपिक पर तो और बताऊँगा अच्छे से, अभी मैंने ऐसे ही बता दिया है। और ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया गया है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि लिखित संविधान कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ख़त्म है आज संविधान के स्रोत, जितने मैंने ट्रिक बताए हैं, जो नई बातें आपको पता चल रही है सब नोट करके, अब है ना, नोट करके आप रख सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं इसका PDF दूंगा लेकिन उस पर टिक नहीं लगा होगा क्योंकि ये मैं आपको टेस्ट के समान, है ना, कभी भी हल करते बने इसलिए दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा सारी बातें, ठीक है दोस्तों। चले आगे, और अपना देखिए 31वां प्रश्न तो हो चुका है, 32वें में चलते हैं। तो अब तो आप लोग होशियार हो चले हैं दोस्तों, अब तो ये आपके लिए चुटकी का खेल है, बस देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, क्या करना है। देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, उसके बाद नीचे जो कूट दिया है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, है ना। वहाँ पर जो है जो सही कूट को हम लोगों को पहचानना है और सही उत्तर को क्या करना है, चिन्हित करना है, ठीक है। और RSA में आया हुआ था 2013 में, तो बड़े बड़े पेपर्स में ऐसे सब प्रश्न आए हुए हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चले आगे। तो मौलिक अधिकार मैंने बता चुका है दोस्तों आपको, अमेरिका का जहाँ भी दिखे अमेरिका लगा दीजिए, तो चौथा ऑप्शन तो सब में सेम है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो मैंने बताया था आयरलैंड, तो आयरलैंड में है आयरिश संविधान, तो ये तीसरा किस में है, इन दोनों में तीसरा है ना, तो 2 में तीसरा है ना। आप देखते हैं आगे और कौन सा आ जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, मैंने बताया था आपको मंत्रिमंडल के बारे में दोस्तों, प्रमम संवि एकलम, है ना, ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से लिया हुआ है। तो एक किस में है देख लेते हैं हम लोग, एक जो है दोस्तों इस वाले में है, तो इसका मतलब ये है
कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे। तो पता होगा तो तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, लेकिन पहले समझाने में थोड़ा समय लगता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो जो भारतीय परिसंघ है और अमेरिकी परिसंघ है, दोनों में समान रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो देखते हैं हम लोग। एक ही नागरिकता, गलत बात है। अमेरिका में जो है एकल नागरिकता नहीं है अमेरिका में, है ना, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने पेन नहीं पकड़ा हुआ है ना, इसलिए ये जो है काम नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें कहाँ कट मार रहा हूँ मैं? ए में कट मारता हूँ, है ना। संविधान की 3 सूचियाँ, तो दोस्तों ये भी नहीं लिया गया है यहाँ से। समवर्ती सूची आपका वहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो तीनों सूचियाँ कहाँ से हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये भी गलत हो गया। न्यायपालिका की द्वैधता, तो देखिए न्यायपालिका जो है इससे संबंधित है, इसको पता है, पेपर वाले को पता है कि आप फंसने वाले हो। न्यायपालिका जो है कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से। आपको तो पता है ना कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक होगा, है ना, तो ये सब आपको पता है। तो वो जानबूझ के न्यायपालिका रख दे दिया है सामने में, और इसको देखते ही बच्चे टिक कर देंगे, है ना, और हो जाएगा गलत, क्योंकि सामने क्या लिखा है कि द्वैतता। द्वैतता मतलब गलत हो गया ना। द्वैतता मतलब, है ना, आपको समझ में अगर आ गया होगा शब्द ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत हो गया है। अब चलिए डी पर चलते हैं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो निर्वचन मतलब होता है बचाव के लिए एक प्रकार से। तो संविधान के बचाव के लिए क्या है? परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए 33, है ना। तो आज के आपके कितने प्रश्न हो गए? 26 से 33 तक के प्रश्न हुए, इसका मतलब 8 प्रश्न हो चले हैं। लेकिन मैंने 10 प्रश्न से ज़्यादा ही लिया है आज का, क्योंकि आज ख़त्म करना है संविधान का स्रोत। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अच्छा, तो आगे तो और भी आसान प्रश्न दे रखा है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों ये वही बात पूछ रहे फिर से। संसदीय जो शासन प्रणाली है ब्रिटेन में विकसित हुई सबसे पहले, है ना, और यहीं से हम लोगों ने भी लिया हुआ है। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? पहले एक बार समझना पड़ता है, फिर उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है। तो चलते हैं आगे। और 35वां, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो गहरा प्रभाव किसका पड़ा था? 1935। बस, भारत सरकार अधिनियम, खत्म। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? बस, इसका लगा दीजिए अमेरिका, खत्म। और देखिए भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ये थोड़ा नया है इसलिए इसको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, जो नया है उसको समझाता हूँ। और क्या है, समझाने के लिए टीचर होता है दोस्तों, है ना, भले समय लग जाए लेकिन मैं शिद्दत से पढ़ाता हूँ, है ना। क्या है, बिना समझाए हमको क्या है, बस समय बर्बाद नहीं करना है किसी का, है ना, हमको समझाना है अच्छे से, है ना, टिक लगा के निकल नहीं जाना है। सभी होशियार, है ना, सभी बच्चों को पता नहीं होता है ना। और जो पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना, वो लोग टेस्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी निकाले अपना, है ना, क्योंकि यूट्यूब में तो वैसे भी आपके पास सुविधा है जल्दी जल्दी निकालने का स्पीड से। तो जिनको पता है ना, जो पढ़ चुके हैं वो क्या करें, वो स्पीड से चला लें, है ना। यूट्यूब से आपको सुविधा मिली हुई है कि आप स्पीड से चला सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको स्पीड से निकालें, है ना, और बस उत्तर देखते जाएं, है ना, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से अपना उत्तर चुनते जाएं और बस निकालते जाएं, है ना। उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को समझना होगा उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल समझाऊंगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। और भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकाल जो है दोस्तों, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जर्मनी का जो बीमर, देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान बोलते हैं, बीमर, है ना। तो ऐसा याद रखिए कि जर्मनी वाले, है ना, जर्मनी का जो वो था क्या, हिटलर, उसने सबको बर्बाद कर दिया, है ना, बीमार कर दिया, तो है ना, ऐसा याद रखिए। तो जर्मनी क्या है, जर्मनी का जो संविधान है वो उसको कहते हैं बीमर संविधान।
तो बच्चों को ये लगता है कि आपातकालीन जो बात होती है सारी जर्मनी से ली गई है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी जो उपबंध हैं, आपातकालीन जो उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। लेकिन इसमें तो आपातकालीन उपबंध के बारे में पूछा नहीं गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में पूछा गया है ना। तब आप क्या करेंगे, है ना, तब तो बिल्कुल अगर ऐसा करेंगे आप लोग, है ना, इस पर ट्रिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है, और इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है। मैं फिर से वही बोलूँगा कि जो है प्रैक्टिस जो है मस्ट है। तो 34 का क्या होगा दोस्तों बताइए। मैं तो आपको सिर्फ डरा रहा था दोस्तों, है ना। इसे 34 का सी ही होगा आंसर, और बिल्कुल सही है। अगर आपको डायरेक्ट बीमर संविधान लिखा मिले तब भी आप लोग सी ही लगा दीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से मिली है, सी से मिली हैं, ठीक है। जर्मनी के संविधान से मिली हैं राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। 34 का सी। अच्छा, ये आज का आपका जो है ख़त्म हो गया है, आपका संविधान भी, भूगोल भी ख़त्म हो गया है, संविधान भी ख़त्म हो गया आज का, और फिजिक्स भी ख़त्म हो गया है हमारे पास दोस्तों। फिजिक्स ख़त्म हो गया है, इसका मतलब क्या क्या बाकी है, अब हमारे पास है इतिहास बाकी है, और इतिहास का थोड़ा नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद कर लेते हैं आपका बायोलॉजी का भी मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रश्न लिया है आज, ठीक है। तो जल्दी से चलने का प्रयास करूँगा मैं खुद नहीं चाहता दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा टीचर कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, है ना, बस इतनी सी बात है। चलिए 49वें पर चलता हूँ मैं, और 49वां प्रश्न बोल रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष में हुई दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। किसने की, लाला हरदयाल जी, हरदयाल है ना, हरदयाल नहीं है, हरदयाल जी। तो लाला हरदयाल जी का नाम कई बार पूछा जाता है, और एक बार पूछा गया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना, गदर पार्टी के। तो बहुत सारे बच्चों ने लाला हरदयाल लगा दिया, और लाला हरदयाल जो है गलत हो गया दोस्तों। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लाला हरदयाल जो हैं वो तो संस्थापक हैं, लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना, याद रखिएगा, सोहन सिंह भाखना बोल रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा, लिख देता हूँ दोस्तों, मैं दरअसल बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इसलिए लिखते नहीं बनता कभी कभी, भाखना, ठीक है। तो सोहन सिंह भाखना पूछ लिया गया था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, एक प्रश्न से 3 प्रश्न मैंने उड़ा दिए हैं आपके लिए। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि जो है इसकी स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी ना, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। हाँ, अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ के किस स्थान पर पूछे अगर आपसे, तो मैं लिख दूं क्या दोस्तों, लिख देता हूँ सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और बहुत ज़बरदस्त पार्टी थी गदर पार्टी, और इसीलिए इसका महत्व बहुत है, और पूछा जाता है कई बार पेपर में गदर पार्टी। तो इससे 4 प्रश्न बना दिए मैंने एक ही साथ, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ना, है ना दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, फालतू टाइम थोड़ी कर रहे हैं, पास थोड़ी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो कई बच्चों को लगेगा कि गदर जो है पार्टी से संबंधित तो हमारे लाला हरदयाल जी हैं, है ना, लाला हरदयाल जी हैं। तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी होगी ज़रूर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी इसका कारण नहीं है। इसका कारण मैं अगर आपको बताऊं तो जो कामा गाटा मारू घटना है वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है। अच्छा, तो वो नहीं है तो कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 52 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही, है ना, का शुरू होना ही गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। तो सी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर।
और अगला प्रश्न तो बड़ा वजनदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है। और किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो होम रूल जो आंदोलन था एक, है ना, तो होम रूल आंदोलन था और उसके समर्थक जो थे तो वो लोग सफलतापूर्वक अपना प्रदर्शन की, है ना, अपना अपना जो प्रदर्शन है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कर पाए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था यहीं पर, है ना, इसी जगह पर क्या हुआ था, उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए थे। अच्छा, इससे एक और प्रश्न बनता है, इसी का जो है, इसी को क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट, है ना, इसी अधिवेशन को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, 1916 के अधिवेशन को। और इसका जो है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। और एक काम और हुआ था कि 1907 में जो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल का, और है ना, नरम दल का, तो दोनों का इस वाले जो अधिवेशन है इसमें जो है पैचअप हो गया था, है ना, पैचअप हो गया था, मतलब दोनों का जो है मिलन हो गया था, ठीक है, फिर से मिल गए थे। तो कौन से अधिवेशन में मिल गए थे? लखनऊ वाले अधिवेशन 1916 या लखनऊ पैक्ट में। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष का जो नाम है वो भी कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, एक बात मुझको बताइएगा कमेंट करके कि गरम दल और नरम दल को एक साथ मिलाने के लिए है ना, एक साथ मिलाने का प्रयास, सबसे ज़्यादा प्रयास किसका रहा था, है ना, किनको जाना जाता है ना, इनके मिलन के लिए जिम्मेवार किनको माना जाता है विशेष रूप से? इस बात को बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। और गजब का प्रश्न आ गया है आपके सामने, बरिंद्र कुमार घोष। आपने इनका नाम शायद नहीं सुना होगा, इसीलिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तो बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सा संगठन था दोस्तों? तो यही वीडी सावरकर वाला जो संगठन था, अनुशीलन समिति, वही है दोस्तों, है ना। खतरनाक लोग थे लोग, अंग्रेजों को बिल्कुल, है ना, नाक में दम कर रखे था, मतलब, है ना, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा हुआ था। तो इसीलिए पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति के जो है, जो इनका नाम भी पूछा जाता है कि जो बरिंद्र कुमार घोष है, इनके क्रियाकलापों से क्या, है ना, किस संगठन का जो है बंगाल में जन्म हुआ। तो और अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर जी, है ना, तो उनको भी पूछा जाता है। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते जाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट में। और जो लोग पढ़े हैं अपने आप को चेक कर लें कितना पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए दोस्तों, है ना, समय है अभी। वैसे भी अभी लॉकडाउन में तो पेपर अभी आए नहीं है ना, आएंगे उसके बाद तो और भी ज़्यादा रफ टफ पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। और आगे वाला प्रश्न तो मुझको आसान दिखाई दे रहा है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत नाराज़ थे सब नरम दल, है ना, नरम दल के नेताओं से कि भाई ये लोग अनुनय विनय करते हैं, है ना, अनुनय विनय करते हैं और विरोध तो कुछ करते नहीं अच्छे से, है ना। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने इनके ऊपर दोष लगाया था। और बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नहीं है दोस्तों, है ना, इस बात को याद रखिएगा। इनको ही, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी को ही गरम दल के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और अक्सर पूछा जाता है कि जो है कौन कौन थे गरम दल के नेता। तो मैंने आपको बताया था अरविंद घोष, है ना, एक नेता तो अरविंद घोष बताया था। और याद रखिए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र, है ना, जो है विपिन चंद्र पाल। तो ये लोग बिल्कुल फेमस थे अपने गरम दल के नेता के रूप में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और बताइए
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मैं बता दूं इसी आंदोलन को और कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों, और कौन से नाम से जानते हैं? बंग भंग आंदोलन, है ना, बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। तो और इसी के है ना, इसी आंदोलन के चलते फिर आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो गई थी, जेल। और कितने वर्ष की जेल हुई थी आप लोग बताइएगा। कभी कभी वो भी प्रश्न पूछा जाता है, किस जेल में रखा गया था वो भी पूछा जाता है। उस जेल में रहते हुए किस बुक का निर्माण किया वो भी पूछा जाता है। ठीक है, निम्न, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। निम्न जो एनी बेसेंट के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों, है ना, इनके 2 अखबार थे मुख्य रूप से, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। और मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ था एक तो, और दूसरा था न्यू इंडिया। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका कौन सा कूट सही है? आपका पहला कूट ही सही है। तो कॉमनवेल्थ याद रखिएगा और न्यू इंडिया, ये दोनों जो थे एनी बेसेंट जी के अखबार थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न थे। अच्छा, निम्न में से कौन थे? तो इसी प्रश्न को मैंने आपको कमेंट में बताने के लिए बोला था दोस्तों, है ना, लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने प्रश्न सेट में ही आ गया है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अब आ ही गया है। तो एनी बेसेंट को माना जाता है दोस्तों मुख्य शिल्पी, है ना। इन्हीं के प्रयासों से पुनर्मिलन हुआ। अतिवादी मतलब जो है गरम दल, उदारवादी है ना, उदारवादी मतलब होता है दोस्तों नरम दल। तो इन दोनों का जो है पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुआ। और दोस्तों प्रमुख शिल्पी अगर आपसे पूछे इनके जो मिलाने में जो प्रमुख रूप से जो जिन्होंने काम किया उनको अगर पूछा जाए आपको, तो आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट। और इसी के बाद 1917 में फिर पहली बार एनी बेसेंट ने, है ना, पहली महिला हैं जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता की, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, कम से कम 2 बार तो मैं किसी मुख्य बात को, है ना, बोलकर बताता ही हूँ, ताकि आपका, है ना, आपको भूले मत, है ना दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि जो बता रहा हूँ आपको याद रहे। ठीक है, तो टाइम लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ सच में टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। और हमारा आज का सिर्फ बायोलॉजी बाकी है, तो चलते हैं दोस्तों। 5 सब्जेक्ट लेकर चलना दोस्तों, कोई, है ना, कोई ऐसी खेल का बात नहीं है दोस्तों, सबको पढ़ना पड़ता है। और थोड़ा टाइम, है ना, सेट को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने में टाइम तो लगेगा ही, समझाने में टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, तो साथ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, साथ दीजिएगा तो मैं बिल्कुल चलाते रहूँगा प्रैक्टिस सेट को, और बिल्कुल डरिएगा मत। बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, और अच्छे से सीखेंगे। तो चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। वाटसन एवं क्रिक ने कब दिया? 1953 में दिया, 1953 में। और एक और बात पूछी जाती है कि कब इनको मिला नोबेल पुरस्कार, है ना, डीएनए के खोज के लिए, जो है डीएनए के क्या बोला जाए दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला ये भी पूछा जाता है। तो मैं अगर बताऊं दोस्तों डीएनए के बारे में, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला, 1962 में। ठीक है, तो दोनों बातों को याद रख सकते हैं, सन भी पूछ लिया जाता है इस प्रश्न में। और ठीक है, चले आगे। हाँ, चलते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो बच्चों वाला प्रश्न है, क्रोमोसोम द्वारा होता है। क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है। अगर डीएनए ऑप्शन में दिया होता तो डीएनए लगा देते, लेकिन यहाँ पर दिया है गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। वो इंग्लिश नाम है ना, क्रोमोसोम जो है इंग्लिश नाम है, क्रोमो, है ना, सोम। तो ये देखिए,
है ना, मैंने भी घसीट दिया है, लेकिन क्रोमोसोम लिखा था मैंने। और किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है, उपर्युक्त दोनों भी ऑप्शन में हैं। तो क्या लगाएं दोस्तों, बताइए। तो मेरे हिसाब से तो सी बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से क्या दोस्तों, बिल्कुल सही ही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही ही बोल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और आनुवांशिक है ना विभिन्नता है तो भी है ना उसका भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है आपका, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा गया है दोस्तों कि क्रोमोसोम के युग्म की संख्या कितनी होती है। द्विगुणित लिखा है, आप लोग हिंदी में लिखा है इसलिए आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन क्रोमोसोम के है ना जोड़े के बारे में पूछ रहा है कि क्रोमोसोम जो है कितने जोड़े जो क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या पूछ रहा है, या पूछ रहा है कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो देखिए 23 लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें तो युग्म पूछा है ना। तो देखिए, तो दोस्तों अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी ना तो आप लोग फंस जाएंगे, है ना। द्विगुणित क्रोमोसोम मतलब वो जो है क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो 23 लगाइएगा गलती से, और जो है 46 मत लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, आपको पता होगा, है ना। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर जोड़ा पूछे तो 23 हो जाएगा ना, तो 23 गुना 2 कर लो तो 46 हो जाएंगे, है कि नहीं। चले आगे, चलें दोस्तों, चलते हैं। और 15वां प्रश्न है आपके सामने, बड़ा ही प्रश्न, जो फेमस प्रश्न है और बड़ा ही आसान प्रश्न है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो है कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो दोस्तों मैं बताऊं अगर, तो XX जो होता है महिलाओं के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? नारियों के लिए होता है XX। आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो है किनके लिए होता है? नारियों के लिए होता है, ठीक है। और जो है पुरुषों के लिए XY होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन सही है? डी वाला, XY होना चाहिए, ठीक है। पुरुषत्व के लिए क्या होना चाहिए? पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY होना चाहिए। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न फिर से आपको आसान प्रश्न दे दिया ऐसा लग रहा है मुझको, क्योंकि देखिए वही संख्या है ना, संख्या ही पूछ ली गई है ऐसा लगता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए अंदर से पूछ रहा है, अंदर है ना, अचानक डायरेक्ट पूछता कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो आप तो बोल देते 46, लेकिन मानव शरीर की कोशिका में, तो आप लोग अब सोचने लगेंगे कि मानव शरीर की कोशिका में कितना होता है। तो दोस्तों कोशिका में ही तो होता है, क्या होता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना। यहाँ पर जोड़ा नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पर है ना जोड़ा नहीं पूछा है, यहाँ पर संख्या पूछा है। तो यहाँ पर जोड़ों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर युग्मों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर डायरेक्ट गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो लगा दीजिए डी। और बिल्कुल अगले वीडियो में दोस्तों मैं हो सके ना तो जो है अन्य जो महत्वपूर्ण जीव हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वाले वीडियो को, है ना, मतलब प्रश्नों को शामिल करूंगा, या डायरेक्ट आपके लिए एक जो लिस्ट ला लूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, है ना। चलिए अभी हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं आगे प्रश्नों को। मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो वही प्रश्न फिर से पूछ लिया कि नर वाला जो गुण है ना गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है। तो बात मैंने बता दी है पहले से ही, XY होता है। नवजात शिशु, अच्छा ये कट गया है क्या? नहीं, हाँ दिख रहा है और दिख रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों किसके, है ना। देखिए ऐसा स्पीड से पढ़ने से डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, इतना स्पीड में पढ़ेंगे तो कहाँ समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं एक दो बार प्रश्न को पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरी है ना गलती नहीं है दोस्तों, है ना। तो नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण
किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो जो पिता है दोस्तों, पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, आपको पता है ना। हालांकि आप लोग अगर शब्दों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वाक्य को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न ले लिया है मैंने आज, है ना। 10 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हैं आज, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। मैंने बहुत सारे नहीं, 2-3 सब्जेक्ट में 10 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न ले लिए हैं आज, थोड़ा सा ख़त्म करने के चक्कर में, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों वीडियो, साथ दीजिएगा और ज़्यादा ज्ञान लेने का बिल्कुल लाभ उठाइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो बालक बोल रहा है दोस्तों, है ना, बालिका नहीं बोल रहा है। तो पुरुष का एक्स तो होना ही नहीं चाहिए, पुरुष का होना चाहिए वाई। तो पुरुष का वाई किस में है? पुरुष का वाई जो है सी और डी में है ना। और स्त्री का तो वाई होता ही नहीं है दोस्तों, स्त्री में तो एक्स ही होता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? मतलब अनुवांशिक रोग है पूछ रहे हैं ना। तो अनुवांशिक रोग कुष्ठ तो नहीं होता है, ना ही क्षय रोग होता है। क्षय रोग मतलब टीबी के बारे में बात कर रहा है। जो लास्ट में लिखा है ल्यूकीमिया, ये जो ब्लड कैंसर होता है दोस्तों, ब्लड कैंसर, है ना। जो वाइट जो सेल होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल, वो ज़्यादा हो जाते हैं संख्या में, उसी को क्या कहते हैं? उसी को जो है रक्त कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? ल्यूकीमिया। तो ये लोग तो दोस्तों नहीं है अनुवांशिक रोग। तो कौन सा है? वर्णांधता, ठीक है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ठीक है। चले आगे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे आज, और बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो साथ दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, तो दोस्तों जो है अनुवांशिक रोगों के लिए ना, जो है कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए कौन जिम्मेवार होता है? एक्स होता है कि वाई होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि महिला जो गुणसूत्र होती है ना, महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है एक्स गुणसूत्र, वो जो वाहक माना जाता है ना, वर्णांधता का या अनुवांशिक रोगों का। तो बी लगा दीजिए। अच्छा, मैंने पेन नहीं पकड़ा यार, इसलिए घूम गया, है ना। चलिए पेन पकड़ लेता हूँ और बी लगा देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या बोलते हैं दोस्तों, हाँ, हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा हाँ बिल्कुल दोस्तों, हीमोफीलिया जो है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। इसको रॉयल रोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रॉयल रोग, शाही रोग बोलते हैं हिंदी में। शाही रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बार ब्रिटेन की महारानी के अंदर मिला था ये बीमारी, इसीलिए इसको शाही रोग बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है रॉयल रोग किसे बोलते हैं, तो हीमोफीलिया को बोलते हैं। और हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। तो कौन सा अनुवांशिक रोग है ऐसा पूछे और हीमोफीलिया ऑप्शन में हो तो लगा दीजिएगा टिक। और दोस्तों अब अपना वीडियो आज का समाप्त हुआ, और मैं यही कहूँगा दोस्तों, निश्चय रखिएगा अपने आप के ऊपर और अपने टीचर के ऊपर। तो निश्चय बुद्धि विजयंती बोला जाता है, मतलब निश्चय वालों की ही विजय होती है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।